हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, ये संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। भारत का संघवाद किस तरह का है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, जो संघात्मक सरकार यानी संघवाद, जिसे फेडरलिज्म कहते हैं, यह एक ऐसा सिस्टम होता है सरकार का जिसमें शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है, क्लियर डिवीजन पाया जाता है शक्तियों का। सेंट्रल गवर्नमेंट तथा उसकी यूनिट दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, दोनों का संविधान अलग अलग होता है, दोनों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, एक दूसरे पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहते हैं, जो ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर है उसे हम कहते हैं संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड यूनिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिट्स मतलब इकाइयों के बीच में जब डिवाइडेशन हो जाता है शक्तियों का, तो उसी को हम कहते हैं संघवाद। अब बात करते हैं कि संघवाद, संघात्मक सरकार पढ़ने के पहले आपको एकात्मक सरकार भी पढ़ना जरूरी होता है। तो इसलिए दोनों का मैं यहाँ पर कंपैरिजन लेकर के मैंने दोनों को बताया, संघात्मक सरकार में क्या क्या होता है और एकात्मक में क्या क्या होता है, ये दोनों को मैंने बताया। संघात्मक सरकार में क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार होती है। एक सेंट्रल लेवल पर होती है और एक स्टेट लेवल पर होती है। दोनों सरकारों का क्या होता है, सरकार दो होगी या दो से अधिक भी होगी। दो से अधिक कैसे, जैसे स्थानीय सरकारें हो गई, तो केंद्र लेवल पर सरकार हो गई, राज्य लेवल पर सरकार हो गई या स्थानीय लेवल पर सरकार हो गई। दो या दो से अधिक लेवल पर सरकार हो गई। केंद्र राज्यों को आदेश नहीं देते। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें केंद्र राज्यों को आदेश नहीं दे सकते हैं। राज्यों की शक्तियां अलग होती हैं, केंद्र की शक्तियां अलग होती हैं, एक दूसरे की इन शक्तियों पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये विशेषता होती है संघात्मक सरकार की। राज्यों के पास अपनी शक्तियां केंद्र के प्रति जवाबदेही नहीं। जो राज्य हैं उनके पास अपनी शक्तियां होती हैं, वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होते। केंद्र के पास अपनी शक्तियां होती हैं, राज्यों के पास अपनी शक्तियां होती हैं। दोनों किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो जाता है। भारत, कनाडा, जर्मनी, ये ऐसे कुछ देश हैं जहां पर संघात्मक शासन पाया जाता है। तो आप कहेंगे भारत में केंद्र सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है, तो इसकी विशेषता बाद में बताऊंगा कि भारत का संघवाद किस तरह से है। भारत को फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि कनाडा के शासन व्यवस्था पर आधारित है। भारत को उसके बारे में अलग मैं बताऊंगा। एकात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार में शासन का एक स्तर, बाकी इकाइयां उसके अधीन होती है। शासन का एक स्तर होता है, उसके सभी नीचे होती है और सब उसी से जुड़ी होती है, सब उसके आदेशों का पालन करती है। केंद्र द्वारा राज्यों को आदेश दिया जाता है। केंद्र सरकार जो भी आदेश देती है राज्यों को मानना जरूरी होता है, ये बहुत मैंडेटरी होता है, उनको मानना ही पड़ता है। राज्य सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेह, राज्य सरकारें जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं, तो उन सब की जवाबदेही केंद्र के प्रति होती है। केंद्र सरकार जैसा चाहती है वैसा उनको करना पड़ता है। जैसे फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और जापान हो गया, ये कुछ ऐसे देश थे जहां पर एकात्मक शासन पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं संघ। अब बात करेंगे हम संघवाद, यानी संघवाद के कितने प्रकार देखे जाते हैं। तो संघवाद दो तरह के हैं। एक पहला होता है साथ आकर संघ बनाना, यानी अपने से स्वेच्छा से संघ बनाना, हम संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी साथ आकर संघ बनाना। और दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना। जब किसी को साथ लेकर के हम संघ बनाते हैं तो कोई अलग नहीं हो सकता है। और साथ आकर संघ बनाना, हम खुद स्वेच्छा से आए हैं तो हम स्वेच्छा से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, साथ लेकर, जब हम साथ लेकर सबको चलते हैं तो कोई हमसे अलग नहीं जा सकता है। तो दो तरह का संघवाद आपको देखने को मिलेगा। पहला वो है जो साथ आकर संघ बनाना और दूसरा है साथ लेकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना में क्या होता है, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर बड़ी इकाइयों का गठन किया जाता है। दो या दो से अधिक इकाइयों को ले लिया जाएगा और एक बड़ी सी इकाई बनाया जाता है। जैसे अमेरिका में आप देखिए 50 स्टेट आकर के साथ आकर के अमेरिका यूएसए का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो कभी भी यूएसए से, ये संघ से अलग भी हो सकते हैं। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। जितने भी स्टेट होते हैं
यहाँ पर जितने भी राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व तो बराबर होता है, और क्या होता है, उनकी जो स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो होती है एक समान होती है। उसमें ये नहीं होता, अब अपने देश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, सिक्किम छोटा है, तो उसका अस्तित्व कम है और उत्तर प्रदेश का अस्तित्व ज्यादा है। जैसे लोकसभा में सीटों की बात करें तो लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, और फिर सिक्किम में अगर बात करें तो बहुत कम है। तो यहाँ जनसंख्या को बेस माना गया। यहाँ क्या होता है, संघवाद जो साथ आकर संघ बनाते हैं उसमें क्या होता है कि सभी राज्यों का समान महत्व होता है। जैसे वहां पर 100 सीट है तो 2-2 सीट सभी स्टेट से, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जो 50 स्टेट है तो वहां पर क्या होता है, सबका समान महत्व होता है, उनको सबको समान इक्वल माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंट्री हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ लेकर संघ बनाना क्या है, इसमें क्या होता है, बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया जाता है। जो बड़ा सा देश है, जैसे अपना इंडिया जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि इस बड़े से राज्य को छोटे छोटे राज्यों में या बड़े जैसे भी शासन के आधार पर, विविधता के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया गया, इसको बांट दिया गया। इसमें क्या होता है, केंद्र शक्तिशाली होता है और कोई भी जितने भी स्टेट होते हैं उसको अलग होने की शक्ति नहीं होती, वो देश से अलग नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा पावर किसके पास रहता है, जितने भी राज्यों को निर्माण करने की पावर शक्ति होती है वो सेंट्रल के पास होती है। स्टेट अपने से, केंद्र से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। तो ये हो गया साथ लेकर संघ बनाना। जब हमने साथ लेकर संघ बनाया, जैसे भारत और जापान इसके एग्जाम्पल है। दोस्तों चलिए बात करते हैं भारतीय संघवाद की। आज मैं भारतीय संघवाद का संक्षेप में वर्णन करूंगा, तो आप इसे भी समझ लीजिए। जैसे पहला है शक्तियों का विभाजन, दूसरा है त्रिस्तरीय सरकार, और इसके बाद है न्यायपालिका की भूमिका। कि मेनली हम 3 तरह से समझ सकते हैं इसको, जो भारतीय संघवाद है इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय संघवाद में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जैसे इसमें केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया। जैसे कि जो 7वीं सूची है उसमें इसका स्पष्ट वर्णन कर दिया गया। 11वां भाग जो है भारत और राज्यों का संबंध, उसके द्वारा इनका स्पष्ट केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। सरकारिया आयोग ये केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जैसे केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। जो संघ सूचियां 3 हैं, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर विषय बनाने का कानून अधिकार किसके, राज्यों के पास होता है, और संघ सूची पर विषय बनाने का अधिकार संघ के पास होता है, यानी केंद्र के पास होता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर दोनों कानून बना लेती है, लेकिन अगर दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस पैदा होता है तो संघ वाला कानून यानी केंद्र सरकार वाला कानून मान्य होता है और राज्य वाला जो कानून होता है वो शून्य हो जाता है। जैसे संघ सूची में रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गई और विदेश मामले हो गए। कुछ मैंने 2-4 यहाँ दिया है आपको, तो आप इसे समझ लो। राज्यों में क्या है, पुलिस हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि, व्यापार और वाणिज्य हो गया। ये कुछ राज्य सूची के विषय हैं जिन पर अधिकार बनाने का जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, और इन पर संघों को, इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, उत्तराधिकार और गोद लेना, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। और मैंने बताया कि अगर अंतर विरोध दोनों में होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। तो चलिए इसे भी आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत की अगर बात करें तो भारत में केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में क्या है, व्यवस्थापिका आपकी संसद है, संसद के बाद कार्यपालिका क्या है, इसमें संसद में आप देखते हैं क्या क्या आ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और राष्ट्रपति हो गया। तो इससे भी आपको याद रखना, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री, ये प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। न्यायपालिका को मैंने यहाँ पर दिया जगह, तो अभी इसको न्यायपालिका को बताऊंगा, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट और इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार में विधायिका, जिसे विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, दो इसमें हो जाते हैं, एक विधानसभा
और कभी हर जगह नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनता है, विधान मंडल। और मंत्रि परिषद में इसमें मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्री। अन्य मंत्रियों में कौन कौन से यहाँ पर आप देखोगे, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री और उप मंत्री हो गए, ये सभी मिलकर के। न्यायपालिका में यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट हो गया। जो स्थानीय सरकार होती है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की सरकार और शहरी क्षेत्र की सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में आप ग्राम पंचायत, गांव लेवल पर, जिसमें प्रधान होता है इसका प्रधान, सरपंच भी कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो कई गांवों को मिलाकर के एक क्षेत्र लेवल पर बनती है उसे क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत कई क्षेत्र को मिलाकर के एक जिला पंचायत जिसे जिला अध्यक्ष कहते हैं, जिला अध्यक्ष। तो इस तरह से ये ग्रामीण स्तर की सरकार हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज कब बना, 73वें संविधान, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश के संविधान में एक स्थानीय लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा गया, और तब से लोकल गवर्नमेंट अपने देश में चल रही है। तो ये संशोधन भी आपको याद रखना है। ग्रामीण स्तर पर 73वां संविधान संशोधन और शहरी क्षेत्र पर 74वां संविधान संशोधन। शहरी क्षेत्र में आप देखें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम जो कि मेयर होता है इसका अध्यक्ष। तो ये क्या है, स्थानीय लेवल पर सरकार, यानी हमारे देश में त्रिस्तरीय, हमारा जो भारतीय संघवाद है उस पर त्रिस्तरीय सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, राज्य तथा केंद्र के बीच त्रिस्तरीय सरकार भी है, और न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका क्या करती है, जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया गया है, ये न्यायपालिका क्या करती है, ये संविधान की रक्षा करती है। यानी संविधान के जो नियमों के द्वारा, संविधान के जो भाग के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया, अगर केंद्र तथा राज्य, केंद्र और राज्य दोनों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है, केंद्र और राज्यों के बीच जब क्लैश होता है, तो उसको जांचने का काम क्या करती है, न्यायपालिका करती है। और इस तरह से न्यायपालिका उसको जांच करके इन दोनों की शक्तियों के बीच ओवरलैपिंग को, इन दोनों की शक्तियों को बैलेंस करती है। तो ये हो गई न्यायपालिका की भूमिका। कभी भी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि संविधान के नियमों के, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। ऐसे अगर ऐसा कोई कानून बनाती है, संसद बनाती है या केंद्र सरकार बनाती है, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका क्या कर देती है, शून्य कर देती है, और ऐसे कानून को रद्द कर देती है। तो इस तरह से संविधान की रक्षा भी होती है, और यही है इसकी भारतीय संघवाद की विशेषताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक लाइक मेरे लिए टाइम की तरह काम करता है, सो इसको करना भूलिए मत। ओके, आज बस इतना ही, नमस्कार।